करंट। करंट दो तरीके के होते हैं, पहला होता है एसी, ठीक है, दूसरा होता है डीसी। डीसी होता है डायरेक्ट करंट, एसी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि डीसी में जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है और एसी में डायरेक्शन बदलती रहती है। मैग्नीट्यूड डीसी में वेरिंग हो सकता है और एसी में वेरिंग होता है। वैसे डीसी में जनरली मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। जैसे ये रहा, ये सिंपल डीसी का एग्जांपल है, सिंपल डीसी का एग्जांपल है। ये मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। एसी में सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारा साइन वेव का। तो ये साइन वेव है, ठीक है। ये इसे हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि ना वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। अभी वैल्यू ये है, फिर वैल्यू चेंज हो गई, फिर यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो गई। इसे हम कहते हैं ट्राइंगल वेव। ये एसी का एग्जांपल है। अभी इसकी डायरेक्शन ये, अब डायरेक्शन बदल गई, अब डायरेक्शन ये, अब डायरेक्शन बदल गई। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो आता है इक्वेशन ऑफ एसी। तो एसी की इक्वेशन सिंपल सी है। हमको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स एन बी ए कॉस थीटा के इक्वल होता है। थीटा की वैल्यू होती है ओमेगा टी, पिछले से आप ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, फिर हमें पता है कि फैराडे के सेकेंड लॉ से ई माइनस जी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस डी एन बी ए कॉस ओमेगा टी डी टी। माइनस बाहर है, एन बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, ये बचेगा कॉस ओमेगा टी बाय डी टी। डिफ्रेंशिएशन पता है कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा एन बी ए साइन ओमेगा टी। अब डिफ्रेंशिएशन में जो अंदर होता है वेरिएबल के साथ कांस्टेंट, वो मल्टीप्लाई में बाहर आ जाता है, तो ओमेगा यहाँ बाहर आ जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन आएगी, ठीक है, वो आएगी E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब E की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी 1 के इक्वल होगा, ठीक है। जब साइन ओमेगा टी 1 के इक्वल होगा तो E की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम वैल्यू हम E नॉट लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अब इसे इस इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास इक्वेशन आएगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज की इक्वेशन होती है, ठीक है। एक बार फिर से अगर मैं बताऊँ, यहाँ से बताती हूँ मैं, ठीक है। हमारा वोल्टेज आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा मैक्सिमम होता है तो वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन थीटा मैक्सिमम 1 पे होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एन बी ए ओमेगा। उसे हमने ई नॉट लिख दिया, उसे हम इस इक्वेशन में डाल देंगे तो इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर अब हम करंट की बात करें, ठीक है, फॉर करंट अगर हम देखें तो ओम्स लॉ से हमको पता है आई इज इक्वल टू ई बाय आर होता है। ई की वैल्यू ये रही, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। अब देखो, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करंट होता है, मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जनरल इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि आई नॉट साइन ओमेगा की जगह अगर मैं फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं 2 पाई एफ टी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं फ्रिक्वेंसी को 1 बाई टी लिख सकती हूँ, ठीक है। इसमें जो ये टी है, ये वाला टी होता है टाइम पीरियड ऑफ एसी, ये एसी का टाइम पीरियड है। और जो ये वाला टी होता है ना, ये होता है जो हमें गिवन है, ठीक है, ये होता है। अब
करंट की हम कितनी तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं? सबसे पहला आता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस निकालें, इसका मतलब होता है कि वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर निकालनी है तो उसे हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। अब निकालेंगे कैसे? हमारे पास ये इक्वेशन है 9 sin ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास पीक वैल्यू, ठीक है। पीक वैल्यू क्या होता है? पीक वैल्यू आई नॉट होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैल्यू जो उस करंट की गई है वो। तीसरा हमारे पास होता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू होती है 0 फॉर कंप्लीट साइकिल। फॉर कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू 0 होती है, बाकी की सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास आता है आरएमएस और इफ़ेक्टिव वैल्यू, ठीक है। आरएमएस और इफ़ेक्टिव वैल्यू। अब ये वैल्यू कौन सी होती है ये हमको डिटेल में पढ़ना है, बट ये हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। पर उससे पहले मैं एवरेज वैल्यू वाली चीज़ एक बार ढंग से बता दूँ, ठीक है। अगर हम कंप्लीट साइकिल के लिए बात कर रहे हैं तो आई एवरेज, वोल्टेज एवरेज दोनों 0 होंगे, ठीक है। पर अगर हम हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, फॉर हाफ साइकिल अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आई एवरेज क्या होगा? 2 आई नॉट बाई पाई, ये फॉर्मूला है। इसमें आई नॉट मतलब पीक वैल्यू, जो आई नॉट है वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट करता है, और वी एवरेज होगा 2 वी नॉट बाई पाई, ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आती है आर एम एस वैल्यू, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है कि आर एम एस वैल्यू क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर। अब ये आई कहाँ से हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं बेसिकली। तो क्या होता है, जो एसी होता है ये केमिकल इफ़ेक्ट शो नहीं करता, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट शो नहीं करता, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बार बार बदलती रहती है, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में एक वैल्यू होती है, दूसरी डायरेक्शन में दूसरी वैल्यू होती है। करंट की वैल्यू, ये प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू रिवर्स हो जाती है जब करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स करते हैं। ये सिर्फ हीटिंग इफ़ेक्ट शो करता है, ओनली एंड ओनली हीटिंग इफ़ेक्ट शो करता है एसी करंट। इसलिए एसी करंट के जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे एसी एमीटर हो गया या बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होते हैं। तो ये करता है हीटिंग इफ़ेक्ट, और हीटिंग इफ़ेक्ट होता है H = I² RT, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब आरएमएस वैल्यू क्या होती है? तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है? डीसी करंट की वो वैल्यू जो सर्किट में फ़्लो कर रही है और वो सेम हीट प्रोड्यूस कर रही है जितना एसी करंट कर रहा है, ठीक है। अगर एसी मान लो 2 एम्पियर एसी में हीट प्रोड्यूस कर रहा है 220 जूल्स की, ठीक है, तो डीसी में वो सेम वैल्यू जो इतनी हीट प्रोड्यूस करेगी वो इसकी आरएमएस वैल्यू होगी। इसे हम इफ़ेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, इसे हम वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। बेसिकली इसे इफ़ेक्टिव वैल्यू कहते हैं। लोगों को ये समझ नहीं आता आरएमएस